फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी को चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के टॉपिक पढ़ते हैं। आज वैसे 19 अक्टूबर है, लेकिन 18 अक्टूबर की वीडियो हम आज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे नोट्स में एक सबसे खास बात यह है कि हमारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है और हमारे नोट्स के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो टाइम 50 से 55 मिनट का लगता है वो टाइम आपको 25 से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका 50% टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपको आप एक बार हमारी वीडियोज़ को देखिए, हमारे नोट्स को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो आप इसमें कमेंट कीजिए। फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। तो अभी जैसे यहाँ पे टॉपिक न्यूज़ में है, कैन नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज से सुप्रीम कोर्ट बेंच। उसके अलावा रेड अलर्ट वाला, ये इस तरह सारे टॉपिक्स आए हैं। हम वन बाय वन सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है, कैन नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फंडामेंटल राइट्स होता है तो आर्टिकल 32 के अंदर उसके अंदर रेमेडी दे सकता है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज के अंदर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं है, क्योंकि कोई हमारे यहाँ पर राइट टू मैरी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय लेने का अधिकार पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट को ही इस पर डिसाइड करना है। और पार्लियामेंट की जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला है, जो कि तुषार मेहता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि अभी पार्लियामेंट का अभी कोई प्लान नहीं है अभी सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाने का। तो अभी रिसेंट में ये डिसीजन आया, ये वर्डिक्ट आया है। तो हमारे लिए ये चीज़ तो थोड़ी बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए काम की चीज़ है कि सेम सेक्स मैरिज कहाँ कहाँ लीगल है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये लीगल है। तो मोस्टली वर्ल्ड के अंदर 32 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने इसे लीगलाइज किया है। उसके अंदर एग्जाम्पल सुन लो। सबसे पहले यूएसए, यूके, ये आपको याद रखना है। एक अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, उसके अलावा ब्राज़ील है, कनाडा है, क्यूबा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस है, मोल्टा है और न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, स्वीडन है और ताइवान है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये सारे देश मैंने आपको नाम बताए, तो आपको क्या करना है, साथ ही साथ की इनकी लोकेशन भी देख लेनी है। इससे क्या होगा, आपका वर्ल्ड मैप भी रेडी हो जाएगा, प्लस आपकी न्यूज़ भी रेडी हो जाएगी। ठीक है, हमें इतना सा ध्यान रखना है कि हम कुछ भी पढ़ें तो हमारे लिए वो चीज़ यूपीएससी या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम की हो। प्रॉब्लम फेस्ड बाई LGBTQIA, जो LGBTQIA कम्युनिटी है उसके द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती है। तो मार्जिनलाइजेशन, यानी उनके संबंध में रेसिज्म, सेक्सिज्म, इन सबको उनको फेस किया जाता है कि उनके साथ में लिंग भेद की नीति अपनाई जाती है, उनको समाज के दूर दराज वाले वर्ग में रखा जाता है और उनके साथ अपना तो का व्यवहार नहीं रखा जाता है। दूसरा, फैमिली रिजेक्शन। कितनी बार परिवार के लोग भी परिवार के लोग भी जो ट्रांसजेंडर होते हैं, थर्ड जेंडर होते हैं, उनको अपने परिवार के अंदर रिजेक्ट कर देते हैं कि ये हमारे परिवार से अलग है, उसका सम्मान नहीं करते हैं, उसके पास जाने से डरते हैं। तो इस तरह फैमिली रिजेक्शन भी हो जाता है। उसके बाद अनहियर्ड रूरल वॉइस। गाँव में तो इनकी वॉइस सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गाँव में बहुत कम ट्रांसजेंडर पर्सन्स होते हैं। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे पार्लियामेंट उनको राइट दे रही है और अच्छी बात है कि हम भी उनके पक्ष में हैं। लेकिन क्या होता है कि समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो उनके पक्ष में नहीं है, वो उनके पक्ष में नहीं है, उनकी बातों को ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और उसके अलावा गांव में, जैसे सिटी के अंदर तो क्या होता है, अर्बन एरिया के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन बने होते हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में उनको हेल्प मिल जाती है, लेकिन गाँव में उनकी वॉइस सुनने वाला कोई नहीं है। होमलेसनेस, और कितनी बार तो वो बेघर भी रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी स्कीम ऐसी है जिसके अंदर केवल कपल्स को ही स्कीम का बेनिफिट मिलता है, लेकिन उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसके कारण, क्योंकि वो उनकी शादी लीगल है ही नहीं, तो होमलेसनेस भी रह जाते हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी, क्योंकि कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट मिलने से पहले उनको एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं पे भी दी जाएगी तो उनको तभी मिलेगी जब वो कुछ वर्किंग करेंगे। ठीक है, लेकिन उनको काम मिलता ही नहीं है। उनको लोग काम देने से पहले भी विचार करते हैं कि कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इश्यू नहीं आ जाए, वैसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ सुनो। रेड टाइड इन पुडुचेरी। पुडुचेरी के अंदर क्या है, रेड टाइड है। अब ये जो अभी न्यूज़ है, ये देखो आप, ये जो की समुद्र है, इसके अंदर देखो आगे का पानी रेड हो चुका है और पीछे का पानी तो ब्लू है। तो जैसा हमारे तो अभी रेड क्यों हो गया है, तो रेड इसलिए हो गया है क्योंकि वहाँ पे जब एल्गल ब्लूम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे रेड टाइड आ जाता है। तो हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है, रेड टाइड। हार्मफुल एल्गम ब्लूम अकर व्हेन कॉलोनीज ऑफ एल्गी ग्रू आउट ऑफ कंट्रोल। जब एक जो एल्गी हमने सुना है, जो हमारी काई होती है, वो जब आवश्यकता से अधिक अनकंट्रोलेबल लेवल पर ग्रो अप कर जाती है, तो उस टाइम पे क्या होती है, रेड टाइड या उसको हार्मफुल एल्गल ब्लूम भी बोला जाता है, उसका जन्म हो जाता है। और वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑन पीपल। लोगों पर हार्मफुल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, फिश पर, शेल फिश पर, मरीन मैमल्स पर एंड बर्ड्स पर। तो वो हार्मफुल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उन पीपल पर, लोगों पर, फिश पर, शेल फिश पर, मरीन मैमल्स पर एंड बर्ड्स पर। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है कि इनका हार्मफुल इफेक्ट किस किस पे होता है, क्योंकि अगर आपके समुद्र का पानी बेकार हो जाएगा तो उसका फिश पे इफेक्ट पड़ेगा, शेल फिश पे इफेक्ट पड़ेगा, मरीन मैमल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, बर्ड्स पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके अलावा पीपल पर, लोगों पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बेस्ट हार्मफुल एल्गम ब्लूम इन यूएस अकर्स नियरली एवरी समर अलोंग फ्लोरिडास गल्फ कोस्ट। ठीक है, अब ये और चीज़ समझ लो कि हार्मफुल जो एल्गल ब्लूम होता है वो यूएसए के अंदर अकर होता है नियरली
हर समर, हर गर्मियों के अंदर यूएस के अंदर बहुत बड़ा, जो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा या बेस्ट है हार्मफुल एल्गल ब्लूम अकर होता है अलोंग फ्लोरिडास गल्फ कोस्ट, जो कि फ्लोरिडा का जो गल्फ कोस्ट है उस किनारे पर हार्मफुल एल्गल ब्लूम होता है। ठीक है, दिस टाइप वो जो ये क्या नाम है, ये ब्लूम है हार्मफुल एल्गल ब्लूम इस कोस्ट बाई, ये किस स्पीसीज के द्वारा होता है तो याद रखना डिनोफ्लेगलेट नॉन एज कार्निया ब्रेविस, जो कार्निया ब्रेविस है उसके द्वारा ये इस टाइप का हार्मफुल एल्गल अच्छे भी होता है। ठीक है, ब्लूम्स इन फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर के अंदर ये तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम है, लेकिन बहुत सारे फ्रेश वाटर के अंदर भी ब्लूम होता है। उसके अंदर भी क्या होता है, फ्रेश वाटर के अंदर भी इस टाइप का जो ब्लूम होता है वो लेक्स एंड मतलब जो फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिजर्वर्स के अंदर होता है, वो किसी कारण होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण। जो ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण होता है उसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखनी, क्योंकि यूपीएससी में इनके क्वेश्चन आ सकते हैं 100%, इसलिए आप थोड़ी सी तैयारी करो। कोजेज ऑफ एल्गल ब्लूम की कोजेज क्या है तो यूट्रोफिकेशन, सबसे पहले यूट्रोफिकेशन, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। तो एल्गल ब्लूम की कोजेज क्या है, कारण क्या है तो यूट्रोफिकेशन, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। कैसे, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। ये न्यूट्रिएंट जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, जब किसी भी सामान में या समुद्र के अंदर जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है, तो अभी आप चीज़ों को समझिए एल्गल ब्लूम के कारण क्या होते हैं। तो यूट्रोफिकेशन, अगर यूट्रोफिकेशन का पूरा मतलब होता है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, अगर हमारी समुद्र के अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या किसी भी जलीय सोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर एल्गल ब्लूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब एल्गल ब्लूम जो कि हमारी काई है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा करेगी। जब सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, जो अंदर की फिश है उसके नीचे की फिश ऑटोमेटिक मरना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह एक तरह से पोल्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ये यूट्रोफिकेशन का मतलब समझाया मैंने। तो एल्गल ब्लूम का मतलब क्या कारण होता है, यूट्रोफिकेशन के कारण एल्गल ब्लूम होता है। मैंने अभी आपको समझाया कि न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो न्यूट्रिएंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके कारण एल्गल ब्लूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके अलावा टेम्परेचर, जैसे गर्मियों के अंदर एल्गल ब्लूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सर्दियों के अंदर इसकी मात्रा कम होती है। ऐसा नहीं है बोल रहा हूँ कि होता ही नहीं है, लेकिन सर्दियों में इसकी मात्रा कम होती है। इंपैक्ट ऑफ एल्गल ब्लूम के इंपैक्ट समझ लो। एक तो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन को, एक इंपैक्ट करता है एक्वाकल्चर और फार्मिंग मरीन लाइफ। ठीक है, तो एल्गल ब्लूम के इंपैक्ट क्या है, तो सबसे पहले ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। दूसरा इंपैक्ट करता है एक्वाकल्चर ऑन फार्मिंग मरीन लाइफ। समझ रहे हो आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक तो एल्गल ब्लूम के इंपैक्ट क्या होंगे, तो सबसे पहले प्रोड्यूस करता है ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। उसके अलावा एक्वाकल्चर को इंपैक्ट करता है ऑन फार्मिंग मरीन लाइफ। जो फार्मिंग मरीन लाइफ होती है उस पर एक्वाकल्चर को इंपैक्ट करने का काम करता है। क्रिएट करता है डेड जोन इन वाटर के अंदर डेड जोन को क्रिएट करने का काम करता है। क्योंकि जैसे कि अभी एल्गल ब्लूम अगर पूरे समुद्र के ऊपर भी जाएगा तो उसके कारण हाइपोक्सिया वाली कंडीशन हो जाती है, नो ऑक्सीजन, जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो इस तरह हाइपोक्सिया वाली कंडीशन हो जाती है। टॉक्सिन प्रोड्यूस करने का काम करता है, ये एक्वाकल्चर को इंपैक्ट करता है, फार्मिंग मरीन लाइफ को इंपैक्ट करने का काम करता है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस ये है कि एफ्लुएंट को ट्रीटमेंट करना। अब इस चीज़ को समझो, बहुत ईजी और सिंपल है, मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यूजिंग टर्टरी सीवेज ट्रीटमेंट टू रिमूव फॉस्फेट एंड नाइट्रेट बिफोर डिस्चार्जिंग द एफ्लुएंट इनटू रिवर्स एंड लेक्स। अब इस चीज़ को समझो, एफ्लुएंट के ट्रीटमेंट क्या होता है तो इसका सॉल्यूशन समझ लो। सबसे पहले यूजिंग टर्टरी सीवेज ट्रीटमेंट, ताकि रिमूव कर सकते हैं फॉस्फेट एंड नाइट्रेट बिफोर डिस्चार्जिंग द एफ्लुएंट इनटू रिवर्स एंड लेक्स। तो आपको क्या करना है कि जैसे हमारे को पता है कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के कारण, यूट्रोफिकेशन के कारण एल्गल ब्लूम होता है, तो हम क्या करेंगे उस न्यूट्रिएंट को पहले ही निकाल देंगे। तो कैसे कि अगर कोई भी हमको एक टर्टरी सीवेज ट्रीटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके कारण फॉस्फेट और जो नाइट्रेट है उसको रिमूव कर दिया जाएगा बिफोर डिस्चार्जिंग द एफ्लुएंट इनटू रिवर्स एंड लेक्स। एंड रिवर्स और लेक्स में जो भी हम एफ्लुएंट को डिस्चार्ज करते हैं उसमें से पहले ही फॉस्फोट एंड नाइट्रेट को रिमूव कर दिया जाएगा। उसके अलावा नाइट्रोजन टेस्टिंग एंड मॉडलिंग, ये एक अनटेस्टिंग एक टेक्निक है। उसका काम क्या होता है, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स जो रिक्वायर्ड है फॉर क्रॉप प्लांट्स, यानी क्रॉप प्लांट्स के लिए हमें ऑप्टिमम रिक्वायर्ड वाले जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है। इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लॉस्ट। ये क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन लॉस्ट होते हैं उसके अमाउंट को रिड्यूस करेंगे, और नाइट्रोजन लॉस्ट को कम रिड्यूस करेंगे और नाइट्रोजन एफिशिएंट होगा। तो इसके कारण क्या होगा, न्यूट्रिएंट समुद्र में नहीं जाएगा, क्योंकि क्रॉप का जो रेजिड्यू होगा उसके मतलब न्यूट्रिएंट कम से कम लॉस्ट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ क्रॉप के अंदर यूज़ की जाएगी। समझ रहे हो आप। एनकरेजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दो, जिसके कारण क्या होगा, ज़मीन के अंदर जो हमारे मतलब जो हमारी भूमि है उसके अंदर जो भी ये जैसे खाद है, बीज है, वो सब ऑर्गेनिक होगा। उसके कारण क्या होगा, और उसके बाद जब फसल को भी इंसान खाएगा तो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। तो इस तरह उसके अंदर वो समुद्र में नहीं जाएगा। जैसे समुद्र के पास बहुत बार खेती होती है, तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो उसका जो वेस्ट होता है वो समुद्र में नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा, तो उसका रिवर्स के आसपास भी खेती होती है, तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा, अल्टीमेटली बेनिफिट हमें ही मिलेगा। और उसके अलावा इसके कारण एल्गल ब्लूम भी नहीं होगा। एल्गल ब्लूम इन्फॉर्मेशन सर्विस भी अभी आ चुका है, गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लाया गया है, जिसका काम क्या है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी किसके रिगार्डिंग, कि अच्छे बी के संबंध में सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ लो। देखो इंपैक्ट समझ में आ गया, सोल्यूशन समझ में आ गया कि हम पहले ही एफ्लुएंट्स को ट्रीटमेंट करके निकालें, नाइट्रोजन टेस्टिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ कर सकते हैं, एल्गल ब्लूम इन्फॉर्मेशन सर्विस आ चुका है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, एल्गल ब्लूम किसी कारण होता है तो मतलब उसके क्या क्या रीजन है, तो एक तो यूट्रोफिकेशन, एक होता है टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। अब एक वहीदा रहमान को क्या हुआ, एक फॉल्के अवार्ड मिला है, जिसको हम बोलते हैं दादा साहिब फॉल्के अवार्ड।
तो ये किससे रिलेटेड है? हमारे लिए ये चीज़ काम की नहीं है कि किसको मिला। ये अगर वनडे क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे तो उसमें आ सकता है कि वहीदा रहमान को 2021 का जो अवार्ड है अभी 2023 में मिला है, तो वो किसको मिला है? वहीदा रहमान को फाल्के अवार्ड। लेकिन हमारे लिए काम की न्यूज़ क्या है? फाल्के अवार्ड क्या है? तो सबसे पहले फाल्के अवार्ड का पूरा नाम क्या है? दादा साहब फाल्के अवार्ड बोला जाता है। और ये एक नेशनल फिल्म अवार्ड है। ये हाईली जो कवर्ड मतलब एक नेशनल फिल्म अवार्ड है। और ये इंडिया के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट ऑनर अवार्ड होता है ना, वो अवार्ड है नेशनल फिल्म अवार्ड। उसका वो है दादा भाई फाल्के अवार्ड। इट इज़ नेम्ड ढूंढीराज गोविंद फाल्के। जो ढूंढीराज गोविंद फाल्के है जी है, उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। वो पहले फिल्म मेकर थे। फर्स्ट इंडिया के अंदर राजा हरिश्चंद्र मूवी थी, उसके पहले फिल्म मेकर का नाम क्या था? ढूंढीराज गोविंद फाल्के। और उन्हीं के नाम पर ये फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। ये हाईएस्ट ऑनर टू द इंडियन फिल्म में हाईएस्ट ऑनर है, हाईएस्ट अवार्ड है। अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था। कब? 1969 के अंदर। एंड कंसिस्ट ऑफ ए स्वर्ण कमल। और इसके अंदर एक तो स्वर्ण कमल मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा 10 लाख रुपए का, और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और एक शॉल मिलेगी। अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट। अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके प्रेजेंस में? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन के यूनियन मिनिस्टर है अभी कौन है? अनुराग जी ठाकुर। तो उनके प्रेजेंस में और प्रेसिडेंट के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। याद रखना, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी आपको। फर्स्ट अवार्ड कब मिला था? किसको मिला था? देविका रानी को, और 1969 के अंदर। उसके अलावा ढूंढीराज गोविंद फाल्के के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ? 1870 में एक ट्राइम्बक इन महाराष्ट्र के जो ट्राइम्बक डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास 1870 के अंदर इनका जन्म हुआ था। बिफोर फिल्म ही वर्कड एज ए फोटोग्राफर, यानी पहले ये फोटोग्राफर के रूप में काम करते थे। और उनके पास एक प्रिंटिंग प्रेस थी। और धीरे धीरे इन्होंने पेंटर राजा रवि वर्मा, जो हमारे वर्क पेंटर राजा रवि वर्मा है, उनके साथ भी काम किया है। और इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा का फादर भी कहा जाता है। अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? इनका क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आराम से प्रीलिम्स में आ सकता है कि भाई फादर ऑफ इंडियन सिनेमा ढूंढीराज गोविंद फाल्के थे। पहला अवार्ड 1969 में दिया गया था और कैश प्राइज 10 लाख रुपए दिया जाता है। इस तरह करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको टॉपिक को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक समझो। मोदी अनवील्स लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन मैरीटाइम इकोनॉमी, यानी इंडियन मैरीटाइम इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अंदर मोदी जी ने क्या किया है कि लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट निकाला है उसका, कि उनका एक लॉन्ग टर्म विजन है। तो हमारे लिए ये एक न्यूज़ आई है। तो अभी क्या काम की न्यूज़ आ गई है? मैरीटाइम इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। ब्लू इकोनॉमी, तो इंडिया अभी वर्ल्ड के अंदर लैंड एरिया के हिसाब से 7th कंट्री है। और इस इंडिया के अंदर वास्ट मैरीटाइम टेरिटरी है, यानी इंडिया की चारों तरफ समुद्र है, 3 तरफ, और 3 तरफ समुद्र होने के कारण क्या होगा? उसकी बहुत सारी टेरिटरी इंडिया की कौन सी है? मैरीटाइम टेरिटरी। अब ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज, मरीन रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज फॉर किसके लिए? एक्सप्लोरेशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एंड इंप्रूव लाइवलीहुड, यानी हमारी लाइवलीहुड इसके लिए सुधरे। इसके अंदर मेनी सेक्टर्स इंक्लूड है, जैसे शिपिंग सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, फिशरिंग सेक्टर, ऑफशोर सेक्टर, ऑयल सेक्टर, गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। यानी अगर आप देखोगे कि हम बोलेंगे कि मरीन इकोनॉमी, तो मरीन इकोनॉमी से कोई एक सेक्टर इंक्लूड नहीं है। मरीन इकोनॉमी से बहुत सारे सेक्टर को फायदा मिलता है, शिपिंग सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर को, फिशरी सेक्टर को, ऑफशोर ऑयल को, गैस एक्सप्लोरेशन को। इस तरह मरीन सेक्टर बहुत बड़ा रोल निभाता है खुद मरीन इकोनॉमी के थ्रू। 80% ऑफ ट्रेड, वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड होती है उसका 80% ट्रेड किसके थ्रू होता है? समुद्र के थ्रू। एंड 40% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड के अंदर है वो कोस्टल एरिया के आसपास रहती है। और मोर देन 3 बिलियन पीपल, जो 3 बिलियन पीपल है, इससे भी ज़्यादा लोगों को जॉब कहाँ से मिली है? एक्सिस द ओशन फॉर देयर लाइवलीहुड। उनके जीवन का आधार ही समुद्र है, उनके जीवन का आधार ही ओशन समुद्र है, ठीक है। तो अभी ये तो समझ में आ गया। अब ब्लू इकोनॉमी की सिग्निफिकेंस समझ लो इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट। इंडिया के अंदर 95% ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? 95%, ये कम नहीं होता है। 95% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू होता है? सी के थ्रू, समुद्र के थ्रू। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर 95% ट्रांसपोर्ट समुद्र के थ्रू होता है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है। उसके अलावा पूरे हमारे इंडिया की जो जीडीपी है उसका 4% ये कवर करता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। शिपिंग इंडस्ट्री एक्सपांशन, और इसके अलावा इंडिया के अंदर अगर शिपिंग इंडस्ट्री है तो उसको एक्सपांशन करने में भी, और ये एक बड़ा बिजनेस बन सकता है शिपिंग इंडस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा ऑफशोर एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे क्या कर सकते हैं कि अगर इंडिया में चाहे तो हमारे इंडिया क्या है कि एकदम बीच में सेंटर में पड़ता है, तो उसके कारण क्या होगा कि अगर एक ईस्ट से वेस्ट के अंदर कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा है या वेस्ट टू ईस्ट के अंदर कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए भारत के अंदर रिपेयरिंग सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है, शिपिंग को रिपेयर सर्विस, शिपिंग के अंदर फ्यूल मतलब भरने की सर्विस, इस तरह बहुत सारी काम और सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। उसके अलावा ऑफशोर एनर्जी प्रोडक्शन, ऑफशोर वाइंड एंड सोलर एनर्जी, यानी एक तो ऑफशोर वाइंड, एक सोलर एनर्जी, इस तरह ऑफशोर एनर्जी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। उसके अलावा एक्वाकल्चर एंड मरीन बायोटेक्नोलॉजी, सपोर्ट ऑफ दिस सेक्टर बाय ब्लू इकोनॉमी इन फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के अंदर अब इस टॉपिक को समझ लो साथ के साथ ही। तो एक्वाकल्चर एंड मरीन ऑफशोर एनर्जी प्रोडक्शन, ऑफशोर वाइंड एंड सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन भी किया जाता है, क्योंकि मोस्टली जो भी समुद्र है उसके अंदर अभी एक तो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होने लग गया है, वाइंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा लेवल प्रोडक्शन होता है, तो इसके कारण हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह ये भी इसकी सिग्निफिकेंस है। एक्वाकल्चर एंड मरीन बायोटेक्नोलॉजी, सपोर्ट ऑफ दीज सेक्टर्स, इन सेक्टर का सपोर्ट क्या है? बाय ब्लू इकोनॉमी इन फूड सिक्योरिटी, क्योंकि जैसे जैसे
जिससे ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, इससे सारी चीज़ें बढ़ेगी समुद्र से। उसके कारण क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो मरीन बायोटेक्नोलॉजी का बढ़ावा मिलेगा, एक्वाकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी का एक दूसरा पार्ट ये भी है। तो उसके कारण क्या होगा, इन सेक्टर्स के सपोर्ट के कारण एक फूड सिक्योरिटी, हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, और फूड सिक्योरिटी मजबूत होगी तो हमारे लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, यानी जीवन की मतलब पानी के नीचे का जीवन, जिसके अंदर फिशरीज और मतलब जो हमारे मरीन जानवर है, मरीन रिसोर्सेज है, उस पर ध्यान दिया गया है। तो इस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी हम अचीव कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सबका टारगेट है कि 2023 तक जो 17 SDG है उनको पूरा करने का। उसके बाद चैलेंजेस क्या है, इसके अंदर चैलेंजेस क्या है, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर फिशिंग, मरीन पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। मैं आपको समझा देता हूँ कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। अभी भी हम मरीन, पहले जो बंदरगाह थे उससे डबल हो चुकी है, लेकिन वो भी अभी जो कैपेसिटी के हिसाब से बहुत कम है। ओवर फिशिंग हम ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमको जितनी ज़रूरत नहीं है मछली की, उससे ज़्यादा फिशिंग, ओवर फिशिंग कर देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि हम सस्टेनेबल भविष्य के लिए इन रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। मरीन पोल्यूशन, अभी मरीन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि लोग अपना कचरा क्या समुद्र में फेंक देते हैं, तो उसके कारण एक बहुत बड़े प्लास्टिक वेस्ट का जो वेस्ट है उसका कचरा भी समुद्र के अंदर हो रहा है, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हमें ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है तो हमें पानी को पोल्यूशन फ्री करना होगा। छोटी छोटी जो माइक्रो प्लास्टिक का टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर माइक्रो प्लास्टिक टूट कर वो किस में जाती है, मछली, छोटी मछलियाँ जो शैवाल होते हैं वो उसको खा लेते हैं, और वो वापस ह्यूमन साइकिल के अंदर, क्योंकि ह्यूमन उनका कंजम्पशन करते हैं, तो वापस मानव साइकिल में आ जाता है। तो उसका भी नुकसान है कि मरीन पोल्यूशन भी अपने आप में नुकसानदायक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, कि इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज, कि हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ब्लू इकोनॉमी को ग्रोथ करनी है तो हमें क्लाइमेट पर कंट्रोल करने के लिए के रिगार्डिंग हमें इनिशिएटिव लेने होंगे। तो क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इंडियन श्रीलंका फिशिंग कॉन्फ्लिक्ट, और इंडिया और श्रीलंका का भी फिशिंग कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है कि उसके अंदर इंडिया और श्रीलंका का फिशिंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कि हम एक इंडिया के अंदर जो पाक बे वाला एरिया है और मतलब उनके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वहाँ पर हमारे जो मछुआरे हैं अगर मछली की फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि दो गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी, पार्टनरशिप एंड कोलाब्रेशन करना पड़ेगा, कि हमें हमारे इंटरनेशनल लेवल पर पार्टनरशिप को बढ़ाना पड़ेगा, कोलाब्रेशन करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पर। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, हमारी मरीन इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, कि हमें हमारे यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक अलग विंग ओपन करनी होगी, जो कि मरीन इकोनॉमी में न्यू सेक्टर्स को सर्च करे, मरीन इकोनॉमी के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी को सेक्टर्स करे, मरीन टेक्नोलॉजी मतलब मरीन जो सेक्टर्स है, समुद्र है, ओशन से, उनको पोल्यूशन फ्री करने के लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे। इस तरह तो ऐसे प्रोडक्ट का यूज हो जिससे समाज के लिए हित हो। और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जो रिसोर्सेज है उसको सस्टेनेबली मैनेज करना। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब एडिटोरियल, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट एज ए पावरफुल हेल्थ इंडिया। अभी एक टॉपिक जो एडिटोरियल है, दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड। ये देखो, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट एज ए पावरफुल हेल्थ इंडिया, एंड एक एडिटोरियल है डेमोलिशिंग द फ्रेम फ्रॉम आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दोनों बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है, सुनते जाओ और करते जाओ। अब एडिटोरियल भी आप जैसे पूरा एडिटोरियल पढ़े होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे शॉर्ट पॉइंट बता दूंगा कि इस एडिटोरियल में ये लिखा हुआ है, और आपको उसमें से काम की जो न्यूज़ निकालनी है वो निकाल लीजिए। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट एज ए पावरफुल हेल्थ इंडिया, पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले डिफरेंट रेट ऑन डिफरेंट शॉप। तो हमारे एक चीज़ समझिए कि हमारे यहाँ सबसे जो ऑथर बोलता है कि डिफरेंट शॉप्स है, वहाँ पर डिफरेंट रेट्स है, हर शॉप के लिए अलग अलग रेट है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो डिफरेंट रेट्स ऑन डिफरेंट शॉप। हमारे इंडिया के अंदर हर शॉप पर अलग रेट है, हर शॉप पर प्राइस मतलब बाइंग प्राइस अलग है और सेलिंग प्राइस अलग है। तो इस तरह, लेकिन जब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट का मतलब कि सब एक कम्युनिटी या एक एसोसिएशन मिलके, यानी कुछ लोगों का ग्रुप मिलके, कुछ बिजनेस मिलके, कुछ संस्थाएं मिलके, कुछ इंस्टीट्यूशंस मिलके जब एक ग्रुप बना लेते हैं और वो एक साथ अपनी प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो उससे क्या होगा, सेम रेट पे उनको प्राइस मिलेगी, तो उससे क्या होगा, सेम रेट पे वो सप्लाई कर सकते हैं। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है कि एक साथ अगर मल्टी सामान को खरीदा जाता है तो सबसे पहले सोल्यूशन क्या है, अगर सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होगा तो उससे हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, सेम प्राइस मिलेगी। ठीक है, तो इसके एक अंदर ऑथर ने लिखा है, हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया है ऑथर ने। हॉस्पिटल का एग्जांपल कैसे, कि जैसे कि क्या होता है, उससे पहले एक बार एग्जांपल समझ लो कि अभी क्या हुआ कि कैंसर के अंदर क्या हुआ कि कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी आती है, उसके अंदर क्या 40 टाइप की मेडिसिन होती है और वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो अभी क्या हुआ है कि कुछ ग्रुप्स जो एसोसिएट ग्रुप्स है, उन्होंने क्या किया है, कुछ हॉस्पिटल से मिलकर एक ग्रुप बनाया है और उन्होंने कैंसर की दवाइयों को एक साथ परचेज किया है। तो उसके कारण बेनिफिट्स मोर देन 100 करोड़, यानी 100 करोड़ से भी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, अल्टीमेटली कैंसर पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा, और कैंसर पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा तो ये हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए भी फायदेमंद है। तो अभी इस चीज़ को समझो कि हॉस्पिटल के अंदर अगर सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होता है, यानी सारे हॉस्पिटल मिलकर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वो मिलकर खरीदे, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, इन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, एक तो ट्रीटमेंट सस्ता हो जाएगा, मेडिसिन कौन सी होगी, क्वालिटी वाली मेडिसिन मिलेगी हमें। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें मेडिसिन कौन सी वाली मिलेगी। तो
ऑथर क्या कहता है कि क्वालिटी मेडिसिन मिलेगी हमको। सबसे मेन तो क्या होगा, सबसे पहले तो इनएक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो जाएगा किसके लिए, कस्टमर के लिए, क्योंकि हमारे लिए जो बाइंग प्राइस सस्ती होगी तो ट्रीटमेंट सस्ता हो जाएगा। क्वालिटी मेडिसिन मिलेगी हमको, मेडिसिन क्वालिटी वाली मिलेगी, क्योंकि अगर सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट होगा, सभी हॉस्पिटल की एक साथ डिमांड होगी, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी मेडिसिन हो गया। स्टॉक आउट इशू सेटल होगा। स्टॉक आउट इशू सेटल होगा कैसे, कि अगर एक साथ डिमांड रखी जाएगी तो जो स्टॉक आउट का इशू होता है वो भी सेटल हो जाएगा। बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, बार्गेनिंग पावर के कारण प्राइस सस्ती मिलेगी। मेडिकल बिल इनएक्सपेंसिव आएगा, यानी मेडिकल बिल जब सस्ता आ जाएगा कस्टमर्स के लिए। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि हमने सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट तो कर दिया, ये सिर्फ ये तो ऑथर ने जो लिखा है वो तो मैंने आपको बता दिया। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले मैं आपके ऑथर की सारी चीज़ें बता देता हूँ, फिर मैं अपने व्यू भी बता दूंगा आपको कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की अभी क्या हुआ कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है। तो उन्होंने क्या कि एड्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उनको एक साथ परचेज किया है। उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को भी ऑफर किया है और परचेज किए हैं कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मेल्स, जो मेल्स के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं उनको परचेज किया है। तो अब इससे क्या बेनिफिट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक तो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिला है, एक सस्ता प्रोडक्ट मिला है और सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट हो गया है। तो और एक पब्लिक बॉडी है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उससे सरकार ने परचेज किया है। तो इसके कारण क्या हो गया कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं और वो भी बढ़ावा दे रहे हैं कि हम भी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाएं और सरकार हमसे भी खरीदें, ऐसा। ठीक है, ये सारी टॉपिक तो हो गए। तो अभी इसके अंदर हम क्या, ये तो एडिटोरियल लिखा है, इसमें से सारी चीज़ें काम की नहीं होती है, सिर्फ मैंने एडिटोरियल को समझाने के लिए सारे पॉइंट बता दिए। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके साथ में अपने अपने व्यू भी जोड़ने हैं, कि जैसे कि अगर सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट हो जाएगा अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या होगा, फिर जो बड़ी संस्थाएं हैं वो तो सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट के अंदर, जैसे एक ग्रुप मिलकर कोई सामान खरीद रहा है, एक साथ परचेज कर रहे हैं, तो सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट तो हो जाएगा और उससे क्या होगा, ग्रोथ भी हो जाएगी। लेकिन नुकसान किसको होगा कि बहुत सारे सप्लायर ऐसे होते हैं जो छोटे सप्लायर होते हैं और उनको क्या किया जाएगा, उनसे कोई सामान परचेज नहीं करेगा, क्योंकि सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट में सिर्फ एक जगह से ही परचेज किया जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे जो हमारे ऐसे सप्लायर्स भी है उनको भी नुकसान हो सकता है, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सभी हॉस्पिटल जब एक ही जगह से सामान खरीदेंगे तो बचे हुए जो सप्लायर्स है उनका क्या होगा। तो इस तरह हमारी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये हमें साथ के साथ चैलेंजेस को भी ध्यान रखना है। लेकिन इसका एक वे हाइट क्या हो सकता है कि जब सप्लायर इतनी मात्रा में, जब हमें मटेरियल की आवश्यकता है, तो अगर जब सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट हो सकता है तो सेंट्रलाइज सप्लाई भी हो सकती है, कि हम सब ग्रुप मिलके या वो डिसाइड कर ले कि हम सबको मिलके सारे एक इस क्वालिटी के फूड को, इस क्वालिटी की मेडिसिन को, इस क्वालिटी के फूड को, इस क्वालिटी की जो भी मटेरियल है, जो भी फिनिश गुड्स है, इसको प्रोवाइड करना है किसको, तो एक ग्रुप बन जाए सप्लायर का, एक ग्रुप बन जाए रिसिपेंट का, वो जो एक ही साथ डील कर ले। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके कारण हमारा लीगल कॉस्टिंग भी बचेगी और उसके कारण क्वालिटी वाला फूड भी मिलेगा। तो इस तरह ये भी एक तरह से सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एडिटोरियल समझ लो, डेमोलिशिंग द फ्रेम फ्रॉम आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस एडिटोरियल के अंदर एक चीज़ है, इस कंटेंट को समझो कि अभी क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन, अभी एक न्यूज़ क्लिक, मतलब जो एडिटोरियल है, एडिटर है इन चीफ, उनको अरेस्ट कर दिया गया किसके अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटी, यूएपीए एक्ट के अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो अभी ऑथर बोलता है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के सीधे सीधे खिलाफ है, क्योंकि अगर रिपोर्टर का काम है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन अगर आप उनको यूएपीए एंड टेररिस्ट एक्ट में अरेस्ट कर लोगे तो इसका मतलब आपने उनको टेररिस्ट बना दिया है। अभी क्या हुआ है कि न्यूज़ क्लिक के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई है कि उनको ऐसा सीबीआई का बोलना है कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, चाइनीज़ फंडिंग कर रही है और चाइनीज़ व्यूज़ को ये बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए उनके एडिटर इन चीफ को पकड़ लिया गया है। लेकिन उन पर क्या टेररिस्ट एक्ट लगाना सही है, ऑथर का ये क्वेश्चन है, क्योंकि टेररिस्ट एक्ट लगाने का मतलब तो ये हो गया कि आपने उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर सीधा सीधा दबाव डाल दिया। इसके कारण दूसरे न्यूज़ चैनल वाले भी डर जाते हैं कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा कि हमको भी यूएपीए एक्ट में डाला जा सकता है। तो ये एक तरह से सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन है। दूसरा, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है, डेमोक्रेसी में सभी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, उनको अपने व्यू देने का अधिकार है। तो इस तरह ये भी डेमोक्रेसी का हनन है। सुप्रीम कोर्ट मस्ट कम इनटू पिक्चर, सुप्रीम कोर्ट को इस पिक्चर में आना चाहिए टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, कि किसी को भी अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट में इतना जल्दी अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा आप वैसे भी अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन यूएपीए एक्ट में अरेस्ट करने का मतलब ये हो गया कि आप उनको एक तरह से टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो। इन डेमोक्रेसी डिसीजन शुड बी फॉर ऑल, नॉट ओनली मेजोरिटी। और एक ऑथर ये भी बोल रहा है कि जो मेजोरिटी है हमारी इंडिया की मेजोरिटी, उसके पक्ष में डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ क्लिक क्या बोलता है कि माइनॉरिटी के पक्ष में ज़्यादा बोलता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर कोई माइनॉरिटी के पक्ष में बोल रहा है तो उसका डिसीजन किसके अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन सबके लिए होना चाहिए, ऐसा ऑथर का बोलना है। हो सकता है ऑथर के व्यू भी कितनी बार बाइस्ड होते हैं, मैं सिर्फ आपको एडिटोरियल जो लिखा है उसका मतलब समझा रहा हूँ, हमारे को पूरा एडिटोरियल कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप समझो मेरी बात को कि इसमें क्या होता है सिस्टम, कि बहुत सारे ऑथर ऐसे होते हैं जो बाइस्ड होते हैं, बहुत ऑथर अनबाइस्ड होते हैं। तो हमें दोनों के अप्रोच को समझ लेना है और हमें यूपीएससी में आंसर कैसा होना चाहिए, अनबाइस्ड अप्रोच का, तभी जाके हम वहाँ पर पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हमारा अप्रोच क्या होगी, बाइस्ड होगी, तो ये हमारे लिए वो हमारा पास होना पॉसिबल है ही नहीं। ऑथर की तो हो सकती है, क्योंकि उनको तो क्या देना है, एडिटोरियल ही तो देना है, और होती है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है। टेररिज्म लॉ इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर न्यूज़ एडिटर, क्या टेररिज्म लॉ सही है और गलत है न्यूज़ एडिटर के लिए, ऐसा ऑथर बोलता है। और माइनॉरिटी के लिए हेट स्पीच के अंदर भी यूएपीए एक्ट को डाल दिया जाता है, तो क्या ये भी राइट है। तो ऑथर का झुकाव माइनॉरिटी के पक्ष में ज़्यादा है, ऐसा इस एडिटोरियल में दिख रहा है। नेक्स्ट सुनो, इलेक्ट्रोल फंडिंग नॉट प्रोवाइडिंग एनी इन्फॉर्मेशन। मैं किसी भी माइनॉरिटी मेजोरिटी में किसी पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इसकी अप्रोच बता रहा हूँ कि जो ऑथर बोल रहा है वैसा मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रोल जो फंडिंग होती है,
जो हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग होती है उसके अंदर भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर, तो डेमोक्रेसी का पहला ही काम है कि डेमोक्रेसी के अंदर पहला ही रूल क्या होता है कि सभी व्यक्ति को अपनी इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ पर जब इलेक्ट्रल फंडिंग हो रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड हो रही है के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं रही है। तो इस तरह इलेक्ट्रल फंडिंग नॉट प्रोवाइडिंग एनी इन्फॉर्मेशन, यानी हमें एक सिंगल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये भी अल्टीमेटली एक तरह से नुकसान ही है। नुकसान क्या है समाज के लिए, और डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है इस तरह। तो ये एडिटोरियल ने लिखा है, और क्या लिखा है एडिटोरियल ने, ये मतलब जो हमारे ऑथर है उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है। तो अभी आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आपको एक चीज़ लगी होगी इसके अंदर कि हमने सिंपल शॉर्ट एंड इजी नोट्स के अंदर सारी टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। आपने ये चीज़ देखी है कि कुछ ही पेजियों के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है, और सारे नोट्स इजी एंड शॉर्ट से और सिंपल है, और आपको याद भी रह जाएंगे। ठीक है, अभी देखो ये जैसे ये आर्टिकल आया है, उसके अलावा ये आर्टिकल, एक लास्ट ये आर्टिकल और पढ़ना है कि मोदी जी डायरेक्ट इसरो टू लैंड मैन ऑन मून बाई 2040 वर्क टूवर्ड्स इंटरप्लेनेटरी मिशन। तो अभी मोदी जी की एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर एस सोमनाथ नजर आ रहे हैं, हमारे इसरो के चेयरमैन, उसके अलावा और उनकी कैबिनेट के मेंबर्स भी सारे दिख रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है कि मोदी जी ने इसरो को डायरेक्ट किया है कि हमको चंद्रमा पर, हमने अभी चंद्रयान 3 पहुंचा दिया है, जो चंद्रयान 3 को हमने पहुंचा दिया है, और अब हमारा टारगेट होना चाहिए कि 2040 तक हम चंद्रमा पर इंसान को पहुंचा दें। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए, वर्क टूवर्ड्स इंटरप्लेनेटरी मिशंस। उसके अलावा इंटरप्लेनेटरी मिशंस पर भी जाने का हमारा जो टारगेट है वो भी पूरा होना चाहिए। उसके अलावा जो अभी गगनयान मिशन आ रहा है उसके लिए भी मोदी जी ने उसकी भी रिपोर्ट सोमनाथ से ली है कि 21 अक्टूबर को जो गगनयान मिशन हमारा लॉन्च होने वाला है। तो इस तरह क्या है कि मोदी जी का एक विजन है कि 2040 तक हम, अभी चंद्रमा पर ऑलरेडी हमने लैंडिंग कर दी है चंद्रयान 3 के थ्रू, तो अभी हमारा टारगेट है कि 2040 तक हम इंसान को चंद्रमा पर पहुंचाएं। इस तरह मोदी जी हमारे पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं साइंस एंड टेक के अंदर। ये सारे टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। आज का टॉपिक कंप्लीट है। ये सब टॉपिक देखिए, हमारा टॉपिक एक दिन बाद आता है, लेकिन आपके लिए बहुत ईजी और बहुत ही शानदार होगा। इसको पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ कमी है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।